नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इकोनॉमी एसेंशियल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार के द्वारा एक जो वृद्धि की गई है उसके संदर्भ में है। तो जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, तो उसका प्रमुख रूप से महत्व क्या है और सरकार के द्वारा ये जो वृद्धि खरीफ की फसलों के लिए घोषित की गई है, इसके लाभ किसान तक सही रूप में कैसे पहुँच पाएंगे या अगर नहीं पहुँच रहे हैं तो उसको लेकर एक तरह से क्या स्थितियाँ हैं, तो इसी संदर्भ में हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर समाचार प्रमुख रूप से ये है कि खरीफ की जो फसलें हैं, अगर हम प्रमुख रूप से 17 फसलों की बात करें तो उनके संदर्भ में सरकार के द्वारा अभी पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर प्रमुख रूप से सवाल ये उठता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसानों को कितना लाभ दे पाता है। तो हम उसके अलग अलग पक्षों को देखेंगे कि ये जो बढ़ोतरी है ये किसानों तक एक तरह से कितने लाभ के रूप में पहुँचेगी। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर सरकार की जो घोषणा है पहले उसको हम देख लेते हैं। तो घोषणा में अगर हम यहाँ पर अलग अलग फसलों की बात करें तो ये कुल अलग अलग 17 फसलें हैं जिनके संदर्भ में जो प्रमुख रूप से खरीफ, यानी अगर हम बात करते हैं जो प्रमुख रूप से गर्मियों का जो हमारा एक सत्र आने वाला है, यानी अगर हम खरीफ सत्र की बात करें तो कृषि के खरीफ में जो 17 अलग अलग फसलें आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन फसलों के संदर्भ में सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। अगर हम 2023-24 एक तरह से वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखें 22-23 की तुलना में सरकार के द्वारा ये जो वृद्धि की गई है ये 5 से लेकर 10% के बीच में है। वैसे अधिकतम अगर आप देखें तो 10.35 है और न्यूनतम 5.30 है। तो ये जो इतनी फसलें यहाँ पर दी गई हैं तो लगभग आपका 5.30 से लेकर 10.35% की वृद्धि एक तरह से 2022-23 की तुलना में फसलों में की गई है। तो ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की गई है, इससे माना जा रहा है कि किसानों को जो फसल की आय मिलेगी, अगर हम 22-23 की तुलना में देखें तो थोड़ी वृद्धि होगी। इससे किसानों की आय भी एक तरह से बढ़ पाएगी। तो सबसे पहले हम एमएसपी का पूरा प्रोसेस देखते हैं, यानी अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो इसकी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से 1966-67 के समय में सरकार के द्वारा एक किसानों को लाभ देने के लिए प्रारंभ किया गया। आप ये भी ध्यान रखें कि ये एक तरह से कोई वैधानिक एक निर्णय नहीं है, यानी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए जो स्थितियां बनाती है उसको किसी तरह से कोई कानूनी दर्जा नहीं है, मतलब कोई कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से एमएसपी की स्थिति नहीं बनती है। और सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आप देखें कि जगह जगह इस तरह की मांग भी होती है। आपको याद होगा कि जब सरकार की तरफ से कृषि में सुधार के लिए कुछ बिल लाए गए थे जो बाद में सरकार ने वापस लिए, उसमें एक बड़ी मांग ये थी कि जो एमएसपी है उसको वैधानिक दर्जा दिया जाए। तो अभी ये वैधानिक नहीं है, आप इसे ध्यान रखें। तो इससे पूरी जो प्रक्रिया है यहाँ पर आप देखें कुल मिलाकर 23 अलग अलग फसलें हैं जो यहाँ पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में कवर हैं। इसमें अगर हम देखें तो 7 अनाज की फसलें हैं, साथ साथ 5 दालें हैं, 7 यहाँ पर तिलहन की फसलें हैं और इसी के साथ साथ इसमें अगर हम देखें तो 4 यहाँ पर आपकी जो नगद फसलें हैं वो शामिल हैं, जिनको हम एक तरह से कैश क्रॉप भी कहते हैं, इनको हम व्यापारिक फसलें भी कह सकते हैं। इसमें कोपरा यानी नारियल की जो गरी है, गन्ना है, साथ साथ कपास है और अगर हम कच्चे जूट की बात करें तो कुल मिलाकर आप देखें 23 अलग अलग फसलों के लिए सरकार की तरफ से एमएसपी की घोषणा की जाती है। एमएसपी के बारे में आप देखें कि जो सिफारिश है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसके द्वारा की जाती है और ये एक तरह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण जो एक तरह से मंत्रालय है उसके अधीन एक कार्यालय है। उसमें अगर हम देखें प्रमुख रूप से कि यहाँ पर ये जो आयोग है ये एक तरह से कृषि मंत्रालय के साथ में संबंधित है और इसी आयोग की तरफ से सिफारिश की जाती है 23 फसलों के बारे में और उस सिफारिश के आधार पर प्रमुख रूप से भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, आर्थिक मामलों की मंत्री समिति, उसकी तरफ से अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखें ये जो आयोग है ये प्रमुख रूप से सिफारिश के लिए एक तरह से उत्तरदायी है। ये अंतिम रूप में अपनी कोई भी एक तरह से यहाँ पर सूचना नहीं देता, ये केवल रिकमेंड करता है, सिफारिश देता है। अंतिम जो निर्णय है वो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है उसकी तरफ से लिया जाता है कि एक तरह से जो आपका एमएसपी है वो होगा क्या, क्योंकि एमएसपी पर जो सिफारिश दी जाती है यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग की तरफ से, उसमें कई एक तरह से मानक लिए जाते हैं, जैसे उत्पादन की लागत क्या है, साथ साथ एक तरह से बाजार का मूल्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है, किसानों को कितना लाभ हो सकता है, वो सारी स्थितियाँ देखकर एक तरह से एमएसपी की यहाँ पर सिफारिश की जाती है। और आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें कि 5 अलग अलग रिपोर्ट दी जाती हैं। 5 रिपोर्ट का मतलब एक खरीफ के संदर्भ में, एक रबी के संदर्भ में, एक गन्ने के लिए, साथ साथ कच्चे जूट और एक कोपरा यानी नारियल की अगर हम गरी की बात करें तो 5 अलग अलग रिपोर्ट में सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा भारत सरकार को दी जाती है।
और उस पर भारत सरकार की जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट की समिति है वो निर्णय लेती है कि अलग अलग एमएसपी क्या होगा। जैसे हमने पीछे बात करी, ये एमएसपी की दर अलग अलग रूप में दी गई है, जिसे कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की है उसके द्वारा एक तरह से अंतिम मंजूरी दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एमएसपी एक तरह से लाभ कैसे देता है। देखिए, जब भी फसल के उत्पादन की स्थितियाँ रहती हैं तो फसल एक तरह से बाजार में जब कटकर पहुँच रही है तो किसान के सामने हमेशा आप देखें सबसे पहले जो स्थानीय व्यापारी है वो सामने रहता है और वो फसल को बहुत सस्ते में खरीदना चाहता है, क्योंकि व्यापारी आगे चलकर बाजार में बेचेगा, मंडी में बेचेगा और एक तरह से वो अधिक लाभ प्राप्त करता है। तो एमएसपी को लेकर जब लाभ की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर भारत में व्यापारी इसका लाभ उठाते थे। तो सरकार को ये लगता था कि अगर हम एक ऐसा तंत्र बनाएं जिसमें हम किसानों से बड़ी संख्या में जो फसल है उसको एक ऐसे मूल्य पर खरीदें जिसके माध्यम से उनको कम से कम न्यूनतम कुछ एक जो कह सकते हैं फसल का मूल्य है वो मिल पाए। तो यही एक तरह से आपका जो न्यूनतम मूल्य है उसका जो कॉन्सेप्ट जब एक तरह से सामने आया तब सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक तरह से बात की गई। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार प्रमुख रूप से करती क्या है? सरकार ये कहती है कि जैसे मान लीजिए अगर फसल बहुत अच्छी उत्पादन हुआ है तो बाजार में फसल के मूल्य नीचे आ जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर फसल के मूल्य कम हो गए तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसान की बात करें तो किसान बड़े पैमाने पर लाभ में नहीं रहता है, क्योंकि फसल के मूल्य नीचे हैं। तो सरकार बाजार में फसल के मूल्यों को भी एक तरह से इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से नियंत्रित करती है। जैसे मान लीजिए 1 टन की कोई भी फसल है बाजार में 1000 रुपये की है, पिछले साल मान लीजिए इसकी कीमत 1100 रुपये थी और इस साल ये 1000 रुपये का है, तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान है। तो सरकार हो सकता है इसका जो एमएसपी है वो सरकार की तरफ से 1200 रुपये घोषित किया जाए जिससे किसानों को लाभ हो। अब 1200 रुपये अगर मूल्य हो गया तो सरकारी एक तरह से जो एफसीआई की कह सकते हैं खरीद के केंद्र हैं वहाँ पर किसान 1200 रुपये टन के हिसाब से सामान को जो कृषि फसल है उसे बेच सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई निजी व्यापारी, कोई निजी व्यक्ति है, कोई निजी संस्था है, वो किसान से फसल खरीदना चाहती है तो उसे 1200 से ऊपर मूल्य देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 1200 से नीचे खरीदेंगे तो किसान जा सकता है कहाँ पर? सरकारी केंद्र में, और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से किसान को फसल के आर्थिक मूल्य लाभ एक तरह से सुनिश्चित किए गए। ये सरकार का एक बड़ा उद्देश्य था जब एमएसपी को लाया गया। इसी के साथ साथ देखें, जो भी एक तरह से उपभोक्ता को कीमतें मिलती हैं उसको भी नियंत्रित करने का एक तरीका है, क्योंकि बाजार में फसल के जो मूल्य हैं वो काफ़ी हद तक जो बिक्री मूल्य होते हैं, यानी अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें, उससे लिंक रहते हैं। तो जब सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ बढ़ाया जाता है तो एक आशंका ये रहती है कि अगर हम खरीफ में देखें, अभी जो सरकार ने घोषणा करी है 5 से लेकर 10% तक सरकार ने मूल्य बढ़ाया है। तो एमएसपी अगर बढ़ा है तो बाजार में जो कृषि की वस्तुएं हैं उनके मूल्य बढ़ेंगे, तो ये उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य को भी बढ़ाएगा। तो सरकार एक संतुलन बनाकर रखती है, क्योंकि आप ध्यान रखें सरकार को दोनों काम करना है। सरकार को व्यापारी अगर हम बात करते हैं, जो हमारे किसान हैं उनकी अगर हम बात करें, साथ साथ अगर हम बात करते हैं उपभोक्ता, सभी के जो हित हैं उनको प्रमुख रूप से सरकार को देखकर काम करना है। तो कुछ अर्थव्यवस्था में अगर मूल्य वृद्धि होती भी है तो वो व्यापारी को भी एक तरह से लाभ देगा और किसान को लाभ देगा, साथ साथ उपभोक्ता को उतनी हानि नहीं होगी। तो सरकार इस बैलेंस को बनाने के लिए भी एक तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य का उपयोग करती है। साथ साथ उत्पादन की जो स्थितियाँ उनको भी स्थिर बनाए रखा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में आपको एक जो फसल है उसका मूल्य, उसकी एक गारंटी मिल रही है। तो आप एक तरह से उस फसल के उत्पादन की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो ये सब कारण एक तरह से आप कह सकते हैं कि एमएसपी के प्रमुख रूप से बढ़ने के बड़े उत्तरदायी कारक के रूप में जाने जाते हैं। अब एमएसपी में समस्याएं क्या हैं? क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि अगर खरीफ में सरकार ने फसल के लिए एमएसपी को बढ़ाया है तो क्या किसानों को उसका लाभ होगा? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो खरीद केंद्र है, जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है, जहाँ पर एफसीआई प्रमुख रूप से एमएसपी पर खरीदती है, उनकी स्थापना में या उनको स्थापित करने में काफ़ी देरी होती है, समय पर ये कभी कभी नहीं हो पाते हैं। तो इससे फसल एक तरह से तैयार है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर फसल का उत्पादन है और ये मान लीजिए खरीद केंद्र है, लेकिन अभी यहाँ पर खरीद केंद्र स्थापित नहीं हो पाया है, तो किसान क्या करेगा? व्यापारी को अपनी फसल बेचेगा और बाद में वो व्यापारी एमएसपी पर एक तरह से सरकार को बेच रहा है। तो अधिक लाभ एक तरह से क्या बीच में जो मध्यस्थ है, जो बिचौलिया है या व्यापारी, वो प्राप्त कर रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या देखी गई। साथ साथ अगर हम देखें तो जो कमीशन एजेंट होते हैं वो बड़े पैमाने पर फसल को पहले खरीद कर, जैसे हमने व्यापारी की बात करी, तो इस तरह के कमीशन एजेंट है वो किसानों से फसल को खेत में एक तरह से खरीद लेते हैं। देखिए, किसान को फसल अगर कटी है तो ट्रैक्टर पर मान लीजिए उसे लोड करना है, फिर उसे मंडी में ले जाना है, या मान लीजिए जहाँ पर एफसीआई का गोडाउन है वहाँ ले जाना है। तो आपको ये जो खर्चा है वो सारा का सारा किसके पास जाने वाला है? किसान के पास। तो
तो किसान उससे बचना चाहता है। और यहीं पर अगर उसके खेत में व्यापारी मिल जाता है कि नहीं हम खेत से आपकी फसल को ले लेंगे और आपको कुछ जो मूल्य वो दे देंगे, तो किसान को लगता है कि उसकी लागत एक तरह से बचेगी और जो प्रॉफिट होगा उसे आगे की फसल भी देखनी है, अपने परिवार का जो खर्चा है वो भी देखना है, अन्य प्रकार के उसके व्यय वो देखने हैं। तो वो कहीं ना कहीं व्यापारी के एक झांसे में आ जाता है। तो ये एक समस्या यहाँ पर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर है कि एमएसपी का लाभ वास्तविक रूप में किसानों तक पहुँचता ही नहीं है। साथ साथ अगर हम देखें तो किसानों के पास इसको लेकर एक बड़ी जागरूकता नहीं है। किसानों को बहुत में आप देखें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो किसानों को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, आप एमएसपी का जो लाभ है वो सभी किसानों तक नहीं ले जा सकते हैं। खासतौर से भारत में आप देखें 80 से 85% जो हमारे किसान हैं वो एक तरह से सीमांत या लघु किसान हैं। तो जो हम सीमांत किसान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कृषि भूमि उनके पास कितनी है? उनके पास कृषि भूमि 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो यहाँ पर आप देखें, और लघु किसान 1 से 2 हेक्टेयर। तो 2 हेक्टेयर से नीचे कृषि भूमि वाले जो किसान हैं वो 80 से 85% भारत में है। तो अगर इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले तो शायद इनकी आय की स्थिति को हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये जो समस्या हम देख रहे हैं वो साथ साथ एक बड़ी समस्या ये है कि एमएसपी हमने देखा कितनी फसलों के लिए था? 23। तो 23 फसलों का एमएसपी है, लेकिन माना जाता है कि जैसे 3-4 बड़ी फसलें हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी का उपयोग हो जाता है, जैसे गेहूं, धान, कपास और कभी कभी अगर हम दालों की बात करें, कुछ इसमें दालें भी शामिल हैं। अब इनको छोड़ दीजिए तो तिलहन की जो फसलें हैं या अन्य फसलें हैं वहां पर बड़े पैमाने पर एक तरह से जो एमएसपी है उसका लाभ एक तरह से किसानों को नहीं मिल पाता है। तो कुछ फसलों तक ये सीमित है। इसी कारण से आप निचले स्तर पर आप देखें कि वहां पर बड़े पैमाने पर एमएसपी में और फसलें नहीं खरीदी जाती हैं। तो एमएसपी में अगर एक तरह से सरकार ने वृद्धि करी है खरीफ की फसलों के लिए, तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ फसलों तक ये सीमित है, कुछ विशेष किसानों तक, ये विशेष क्षेत्रों में सीमित है। तो अगर क्षेत्र विशेष या फसल विशेष में इसका लाभ होता है तो एमएसपी की जो वृद्धि है उसका लाभ किसानों तक पूरा नहीं पहुंचता है। तो ये कह सकते हैं जो समस्याएं हैं उनका समाधान एक तरह से करना पड़ेगा। यानी एमएसपी का लाभ अगर आप किसानों को देना चाहते हैं तो आपको इस तरह के आगे की राह के जो कदम है भविष्य के वो आपको उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पर कहा जाता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, मतलब वैधानिक एक स्टेटस दिया जाए जो अभी तक नहीं है। तो देखिए, कानूनी दर्जा देने का मतलब ये नहीं है कि सरकार एमएसपी पर सारी फसल खुद ही खरीदे, नहीं, क्योंकि ऐसा करेगी तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जो बोझ है वो बढ़ेगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सरकार इसको कानूनी दर्जा दे दे, लेकिन सरकार को कोशिश क्या करनी है कि जो एक तरह से निजी लोग हैं, जो निजी क्षेत्र में है, निजी व्यापारी है, निजी संस्थाएं हैं, वो जो फसल खरीदती हैं वो एमएसपी पर खरीदें, ये सरकार सुनिश्चित करे। तो सरकार को स्वयं फसल खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर एक तरह से आगे आने की जरूरत नहीं है। सरकार को केवल एमएसपी का जो तंत्र है वो मजबूत करने की जरूरत है, और निजी व्यापारी या निजी व्यक्ति या संस्थाएं जो भी खरीद कर रहे हैं वो एमएसपी पर विवश हो जाए कि फसल को लिया जाए, तब किसानों को एक तरह से लाभ पहुंच सकता है। इससे सरकार के ऊपर जो दबाव है कि सरकार ज़्यादा एमएसपी पर खरीद करे वो घटेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को एमएसपी का वैधानिक तंत्र लाकर इसमें निजी क्षेत्र की जो खरीद है वो एमएसपी पर हो पाए भारत में, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। और अगर ऐसा सुनिश्चित हो पाए तो किसानों को एमएसपी का लाभ हम कहीं ना कहीं सुनिश्चित रूप में दे पाएंगे। साथ साथ सरकार को एक तरह से ये भी कोशिश करनी है कि जो 23 फसलें हैं, जैसे हमने बात किया कि गेहूँ है, या अगर हम धान की बात करें, या कपास, या अगर हम बात करते हैं कुछ दालों की, तो इनके अलावा एमएसपी का ज़्यादा उपयोग नहीं हो पा रहा है, जबकि सरकार एमएसपी 23 फसलों के लिए देती है। तो सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई अन्य प्रकार की जो फसलें हैं उसको भी आप खरीदिए, उसके लिए प्रोत्साहन एक तरह से बढ़ाया जाए। जैसे अगर हम देखें, इस साल हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहे हैं, तो मोटे अनाजों के संदर्भ में जो भी एक तरह से मोटे अनाज यहाँ पर आपके शामिल हैं जिनमें सरकार एमएसपी की स्थितियाँ दे रही है उसको प्रोत्साहित किया जाए। तो सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि सभी फसलों में एमएसपी किसानों तक अगर पहुँचेगा तो फसल की जो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन है, जो विविधीकरण है, वो बढ़ेगा। और भारत की कृषि और हमारी जो एक तरह से कह सकते हैं कृषि यानी हमारी जो मिट्टी है उसके लिए भी लाभ की स्थितियाँ बनेगी। तो अगर हम सतत कृषि की बात करें तो उसके लिए एमएसपी को सभी फसलों पर जाने के लिए सरकार को प्रयास कहीं ना कहीं बढ़ाने पड़ेंगे। और किसानों की आय, क्योंकि हम किसानों की आमदनी को दोगुना बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसकी कड़ी में एमएसपी का लाभ किसानों तक बड़े पैमाने पर पहुंचना आप कह सकते हैं सबसे बड़ा रास्ता है। तो ये कुछ सुधार है जिसके माध्यम से एमएसपी का जो लाभ है वो किसानों तक पहुँच पाएगा। आज की इस चर्चा के आधार पर एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इससे भारत में वैधानिक दर्जा प्राप्त है। नहीं, इसे वैधानिक दर्जा अभी तक नहीं प्राप्त है, इसके लिए एक तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाता है। दूसरा, इसमें केवल अनाज, दाल और तिलहन की फसलें शामिल हैं।
आप ध्यान रखें, जब भी केवल शब्द आ जाए तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अनाज, दाल और तेलहन के साथ आप देखें कुछ इसमें कमर्शियल क्रॉप भी शामिल है। जैसे हमने कपास की बात करी, जूट की बात करी, वो सब भी शामिल है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, कृषि लागत और मूल्य आयोग अपनी सिफारिश 5 रिपोर्टों के माध्यम से देता है। तो अब देखिए 5 रिपोर्ट यहाँ पर है, खरीफ के लिए, रबी के लिए, साथ साथ हमने गन्ने की बात करी, या हमने एक तरह से देखा कोपरा और कपास। तो जो भी अलग अलग, एक तरह से कपास की जगह पर आप ध्यान रखें, हमने जो पिछले एक तरह से पहले ही और यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ था कि आप देखें रॉ जूट है, यानी कपास की जगह आप ध्यान रखें क्या, कच्चा जूट है। तो कपास नहीं है, कच्चा जूट। तो कुल मिलाकर आप देखें 5 अलग अलग प्रकार के जो रिपोर्ट है, उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है वो सिफारिश देता है। यानी पहला कथन गलत, दूसरा केवल एक कथन, तीसरा सत्य है। तो हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल एक सत्य है। तो आज के सत्र को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आगे इकोनॉमी एसेंशियल के जो भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे अर्थव्यवस्था में, उनके साथ हम दोबारा आपके सामने प्रस्तुत होंगे और कोशिश करेंगे इकोनॉमी एसेंशियल में जो भी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के टॉपिक हैं उनको विस्तृत रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। हमारी इस पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।